हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नित्यानंद शुक्ला हिस्ट्री में पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और ये 9वां एपिसोड है। इसके पहले हमने सैयद वंश के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। सैयद वंश के बारे में मैंने आपको बताया था कि आखिरी शासक जो था अलाउद्दीन आलम शाह था, जो खुद ही दिल्ली छोड़कर बदायूं रहने चला गया था। ठीक है, जब दिल्ली बहलोल लोदी ने अपने कब्जे में ली तो उसने एक बार ऑफर किया कि आके दिल्ली पे गद्दी पर बैठो, लेकिन उसको मालूम था कि हमको कठपुतली बनकर रहना पड़ेगा, इसलिए वो बदायूं से वापस आया ही नहीं। ठीक, इस तरह से पूरी की पूरी सत्ता बहलोल लोदी के हाथ में चली गई और वो कभी वापस नहीं आया। और उसके मरने के उपरांत सैयद वंश का अंत हो गया और लोदी वंश की शुरुआत हो गई। और तो इसी हिसाब से लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है, तो आइए हम बहलोल लोदी के बारे में पढ़ेंगे। और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप हिस्ट्री माई वे इंस्टाग्राम चैनल पे जा सकते हैं। और हिस्टाग्राम माई वे जो इंस्टाग्राम मेरा पेज है हिस्ट्री माई वे का, उस पर लगभग 41,000 अभी फॉलोअर हैं। और आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। आप हिस्ट्री माई वे की एक वेबसाइट आने वाली है, लॉन्च हो जाएगी कुछ दिनों में, आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोधी वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको इतिहास की तरह, जैसे आप मेरे पुराने वीडियो आप देखेंगे तो उसमें कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे से कनेक्शन है। हम जो पढ़ा रहे हैं, आप सारे वीडियो को अगर एक साथ आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आप जोड़ते हुए आ पाएंगे। हम जहाँ एक कहानी को अंत करते हैं वहीं से दूसरी कहानी शुरू करते हैं। हम एक डेटा की तरह नहीं बताते, हम एक स्टोरी की तरह बताते ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो लोधी वंश जो था ये पहला अफगान वंश था, जो दिल्ली सल्तनत में जो पहला अफगान वंश था। ठीक है, और जो बहलोल था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने का मतलब आप समझ लो कि दिल्ली की गद्दी पर वो बैठा तो इसके पहले तुर्क थे और वो बदायूं चला गया तो राजा की हालत आप समझ लो कि राजा बदहाल था। तो जब राजा बदहाल होगी तो सत्ता में जो लोग हैं वो लोग और जनता भरोसा नहीं करती है राजा पे, तो राजा को फिर से एक कोशिश करनी पड़ती है कि लोगों का भरोसा जीतना और सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने के लिए। तो बहलोल ने वही किया। बहलोल ने बहुत सारे काम किए, लेकिन बहलोल को लगता था कि यहाँ पे अपनी टीम नहीं बना सकते, तो हमारी टीम होनी चाहिए, हमारे लोग होने चाहिए। तो उसने अफ़गान में जाके अफ़गानिस्तान में लोगों को ऑफ़र दिया कि आप लोग इंडिया आइए, भारत पे आओ और हम भारत पे राज करेंगे और तुम लोगों का जीवन सुधर जाएगा। यहाँ पे कुछ होता नहीं खाने पीने का, अफ़गानिस्तान से इंडिया आओ और इंडिया पे तुम खेती करो और इंडिया में अमीर बन जाओगे और मैं राज करूँगा, दोनों का फ़ायदा। तो वहाँ से ऑफ़र किया और कहा जाता है कि वहाँ से वो इतनी टिड्डियों के भाग, जैसे टिड्डियाँ एक साथ झुंड में आती हैं, ऐसे ही झुंड में जो है अफ़गानी जो है इंडिया में आए। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है 1451 ईस्वी में हुई, जब ये गद्दी पर बैठा। और ये गिजलाई कबीले का था और साहू खेल एक शाखा है, ये याद रखिएगा, साहू खेल पूछा जाएगा, साहू खेल शाखा से है। और अब्दुल्ला रचित तारीख़ दाऊदी में अनुसार मजलिस में कभी भी, इसके बारे में एक और बहुत बढ़िया चीज़ है कि ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। सिंहासन जैसे जब मीटिंग होती थी और सरदारों की जब मीटिंग होती थी किसी भी मुद्दे पे, तो ये सिंहासन पर नहीं बैठता था, ये नॉर्मल चेयर्स पे बैठता था जैसे सब लोग बैठते थे। और एक क्वेश्चन जो कि नेट यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हिस्ट्री के में आया था, ये क्वेश्चन कि कौन से सुल्तान ने जो है अमीरों को मनसद आली कहा। ठीक है, जो बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी ने जो है अमीरों को मनसद आली कहा। ये कभी भी अपने आप को बहुत ऊपर नहीं समझता था, ये एक मेंटेन करके चला। इसने सबको एक तरह से समझ लो कि सबको एक खुश करना चाह रहा था। ठीक है, इसने ने एक बहलोली सिक्का चलाया। ठीक है, और जो मुग़ल काल तक चलन में रहा। ठीक है ना, और ये जो है प्रथम अफ़गान शासक था। और इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ये जो आप पीडीएफ आप सामने देख रहे हैं, ये पीडीएफ मैं आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ और ये वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी। आप बस इस वीडियो को पढ़ लेंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ लोधी वंश के बारे में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आया और इसने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसके लाइफ में, इसने बस एक ही है कि इसकी उपलब्धि के नाम पर ये है कि इसने जो है जौनपुर जीत लिया, जौनपुर को मिला है। आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको 2 बार लगेगा कि इसमें जौनपुर को अपने दिल्ली में राज्य में मिला है, तो ऐसा नहीं, एक बार इसने दिल्ली के में जौनपुर को मिला है बहलोल लोदी ने, और फिर अपने बड़े बेटे को बाबा जो बड़ा बेटा इसका था उसको वहाँ की गद्दी दे दी संभालने के लिए। ठीक है, लेकिन बड़े बेटे को गद्दी दे दी, फिर एक बवाल हुआ जिसके बाद सिकंदर लोदी ने और उसको जौनपुर को दोबारा कब्जे में लिया और उसे दिल्ली में मिला लिया। ठीक है, अभी सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद।
तो इसने जो सिक्का चलाया था बहलोली सिक्का, वो अकबर के समय तक वो चलता रहा, ठीक है, वही माध्यम रहा। और इसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ये लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था कहने के लिए, मुझे नहीं लगता कि ये सर्वश्रेष्ठ था। सिकंदर लोधी इसे जब मुझे लगता है कि ज़्यादा काबिल था। और लू लगने से 1479 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके पहले इसने जो है एक तरह से अब डिसाइड कर लिया था कि कौन बनेगा गद्दी पर, कौन बैठेगा। तो इसने अपने तीसरे बेटे को वैसे ही सेलेक्ट कर लिया था अपना उत्तराधिकारी, ठीक है ना। और तीसरा जैसा कि उसने सेलेक्ट कर लिया था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, और हुआ भी वही, ठीक है। ये इसकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु इसकी 1479 ईस्वी में। ये ग्वालियर से आ रहा था, इसने ग्वालियर पे अटैक किया था। तो वहाँ पे राजा मान सिंह थे और उन पे अटैक किया था। तो वहाँ से समझौता हुआ और समझौता के बाद वहाँ से वापस आ रहा था उस संधि के बाद, तो इसकी जो है मृत्यु हुई। अब इसकी मृत्यु जब हुई तो इसके बाद इसका जो बेटा था तीसरे नंबर का, वो सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, जिसका नाम निजाम खां था, ठीक है। अब निजाम खां को उत्तराधिकारी बनाया था, जो बाद में वो सिकंदर शाह के नाम पर गद्दी पर बैठा। इसकी जो माँ थी जयबंद, एक सुनार की पुत्री थी। इसके लिए इसका बड़ा विरोध हुआ कि क्यों इसको गद्दी पर बैठाया जाता है, जबकि इसके बाकी दो और बेटे थे जो इससे बड़े थे, जिनको मौका मिलता। लेकिन उसको ये पसंद था और इसने गद्दी संभाली भी। और जौनपुर जो है, जौनपुर का शासक अपने बड़े बेटे को बना दिया था पहले ही, ठीक है। तो उस हिसाब से, लेकिन एक बात और जान लीजिए कि दिल्ली के हाथ में बहुत कुछ था नहीं। ये बहुत ध्यान से समझना की बात है कि राजस्थान साइड में अलग था तो, और इधर अलग था, पंजाब साइड में अलग शासन चल रहा था। तो दिल्ली के पास बहुत कुछ था नहीं, बस हाँ कहने के लिए वो सेंट्रल में था। लेकिन जौनपुर को मिलाना बहुत ज़रूरी था, तो जौनपुर इसके भाई के पास था। बाद में इसने अटैक करके जौनपुर को मिला ही लिया, ठीक है ना। और इसने जो है भूमि मापन के लिए बहुत, आप जब ऐसे लूसेंट वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत आपको मिनिमम चीज़ें मिलेंगी। सिकंदर लोधी के बारे में एक लाइन मिल जाएगी कि हाँ ठीक है, उसने गजे सिकंदरी का प्रयोग किया जो मुगल काल तक चलता है। गजे सिकंदरी लेखपाल की जब पटवारी का जो तैयारी करते होंगे उनसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, किसने शुरुआत की। इसने एक और बड़ा काम किया था। इसने क्या किया कि राजस्थान में जो है राजपूत थे, राजस्थान के शासकों को कंट्रोल करने के लिए एक नया शहर बसाए, और उस शहर का नाम है आगरा। और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि आगरा शहर किसने बसाया, तो वो है सिकंदर लोधी ने, ठीक है। ये एक और इसके बारे में एक चीज़ है कि ये बहुत धर्मांध, मतलब ये कट्टर था, इस्लामिक कट्टर था। इस्लामिक कट्टरता इसके अंदर कूट कूट के भरी थी। इसने मुहर्रम और ताजिया निकलवाना बंद कर दिया। इसका एक अलग फेथ था, और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों मज़ारों पर जाने से रोक दिया। और एक व्यक्ति को बस एक ब्राह्मण को बस इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि उसने बोल दिया था कि हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर हैं और दोनों पाक साफ हैं, मतलब दोनों पवित्र हैं। मतलब इसको इतनी नफरत थी कि उसको जिंदा जला दिया, ठीक है। और इसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए, जो वहाँ पे पत्थर थे उसको मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया। इतनी नफरत ये करता था क्योंकि इसको मालूम था कि क्या मतलब क्या बुरा लोगों को लग सकता है। तो वह उस तरह का काम किया, मंदिर को तोड़ा और उसको जो है मांस तौलने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए कसाईयों को दे दिया, ठीक है। मथुरा और चंदेरी आयल के जो मंदिर थे उनको तोड़ा, और जो मथुरा में जो यमुना नदी है वहाँ पे स्नान करना और बाल मुड़वाने पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना। और बाकी कुछ नहीं है। इसने निर्माण के नाम पे मोठ मस्जिद का निर्माण कराया। और ये स्थापत्य से उसके कहा जाता है कि लोधी स्थापत्य शैली का उदाहरण है। लोग कहते हैं बहुत अच्छा उदाहरण है। खैर हमने देखा नहीं इसके बारे में, फ़ोटोज़ जिसकी देखी हैं। तो इसके बाद शासन आ जाता है इब्राहिम लोदी का। जब ये, अब देखो, इब्राहिम लोदी का शासन आता है तो इब्राहिम लोदी दिल्ली में बैठता है, और इसी तरह जैसे इसका भाई बैठा था, सिकंदर लोदी का भाई जौनपुर में बैठा था, ऐसे इब्राहिम लोदी का भाई जलाल खां जो है जौनपुर की गद्दी पर इसको मिली। लोगों ने जो है मिलकर डिवाइड करा दिया, ठीक है। बड़े बुजुर्ग मिलकर के बोले कि ठीक है, इसको ये वाला हिस्सा दे दो और ये वाला हिस्सा तुम्हारे पास रहेगा दिल्ली का। तो दिल्ली में इब्राहिम लोदी बैठ गया और जौनपुर वहाँ। लेकिन इसके साथ एक बड़ी दिक्कत थी, ये भरोसा नहीं करता था इब्राहिम लोदी। और इसने अपने भाई को 2 बार युद्ध हुआ और दोनों बार समझौता हुआ, और दोनों बार उस समझौते को तोड़ दिए, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी ने 2 बार इसके भाई से समझौता हुआ, ट्रीटी हुआ, दोनों बार इसने तोड़ दिया। और भाई को बाद में गिरफ्तार कर ही लिया, और उसके बाद उसको जहर देकर मरवा दिया। और उसके साथ साथ जितने और भी लोग थे
जो उसके साथ उसकी मदद करने वाले लोग थे, सबको इसने मरवा दिया। तो इसकी वजह से इब्राहिम लोदी पे कोई ट्रस्ट नहीं करता था। ठीक है, इसके लिए लोगों के अंदर एक भय फैल गया कि ये भरोसेमंद नहीं है, और भरोसेमंद नहीं है और साथ में ये किसी का नहीं है, ये दिमाग में लोगों के घर कर गया। ठीक है, अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ हम आपको बताएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि इब्राहिम लोदी का नाम सुनते ही आपको समझ में आता है कि 1526 में बाबर ने आक्रमण किया और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। यह आप सबको मालूम है। ठीक है, तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बहुत जगह पे आप लोगों ने ये सुना होगा कि, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान मिलता ही है, कि जो महाराणा सांगा थे, महाराणा प्रताप के जो दादाजी थे, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था। ठीक है, बाबर को इनवाइट किया है दिल्ली पर अटैक करने के लिए। लोग कहते हैं कि बाबर को इनवाइट किया कि दिल्ली पर अटैक करके और दिल्ली से वापस चले जाएंगे तो दिल्ली बाबर को, इनको मिल जाएगी, महाराणा सांगा को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों ने बोला कि वो इब्राहिम लोदी को नहीं, मतलब इब्राहिम लोदी को हराना चाहते थे। तो हम आपको इतिहास की वो चीज़ें बताएंगे जो नॉर्मल वॉर में और नॉर्मल चीज़ों में आपको नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी जो था, जलाल खां को तो हरा दिया, ग्वालियर पे अटैक किया। ग्वालियर के बाद अटैक करने के बाद इसको लगा कि ग्वालियर पे अटैक कर लिए हैं तो इसको मेवाड़ और बाकी चीज़ें इसके दिमाग में खटक रही थी। और मेवाड़ में एक व्यक्ति बैठे थे और उस व्यक्ति का नाम था महाराणा सांगा, राणा संग्राम सिंह। उस जैसा योद्धा भारत की धरती पर नहीं हुआ, उतना बहादुर योद्धा हिंदुस्तान की धरती पर नहीं हुआ। और वो इतने बहादुर थे, इतने बहादुर थे कि एक टाइम पर जब खानवा का युद्ध होना था, तब बाबर को अपनी सेना से कहना पड़ा कि हम जिहाद करने जा रहे हैं, क्योंकि सेना महाराणा सांगा के नाम से डरने लगी थी कि नहीं, हम वहाँ युद्ध नहीं करेंगे, हमारा क्या होगा, ये खौफ था उनका। तो बाबर को अपने लोगों को भड़काने के लिए जिहाद और बाकी चीज़ों का नारा देना पड़ा कि ये युद्ध नॉर्मल नहीं, हम जिहाद के लिए लड़ेंगे अपनी सेना में, और जुनून भरने, जोश भरने के लिए उसके जिहाद का नारा देना पड़ा। ये आप पढ़िएगा महाराणा सांगा के बारे में हम स्पेशली, और मेवाड़ के जो भी लोग हुए हैं, राजा हुए हैं हमारे, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, और हम डिटेल्स में बताएंगे उनके लिए, क्योंकि ये सिलेबस को अकॉर्डिंग चल रहा है। तो सिलेबस में जितना कुछ है आपसे, और गलती हमारी नहीं है और गलती किसी इतिहासकार की नहीं, गलती सरकार की। सरकार जो एग्जाम्स में पूछेगी किताबों में वही लिखा जाएगा। सरकार इतने कम प्रश्न पूछती है उससे, तो उतने कम प्रश्न आपको कम डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, आपको मुगलों का इतिहास पूरा पढ़ा दिया जाता है। और सरकार उसी से सालों से प्रश्न पूछती आ रही है। उनको ट्रेंड बदलना पड़ेगा, इतिहास के प्रश्न बदलने पड़ेंगे, तभी तो आप और इतिहास पढ़ेंगे। आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि सरकार उसी से नौकरी देगी आपको। तो सरकारों पे भी ये क्वेश्चन है कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही क्यों नहीं पूछते, क्यों आप बस ये मतलब दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछते हैं, उसके बाद ये पूछते हैं, क्यों नहीं आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है विजयनगर साम्राज्य से पूछते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उनके पास नहीं है, 2-4 बस क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन शुरू किया है, कितने पार्ट में था, बस इतना ही कुछ। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी के बारे में हम बता रहे थे। जलाल खां के और बाकी सारी चीज़ों पे ये हुआ, और उसने अपने भाई को कुल मिला के यह है कि मार ही दिया। और उसके बाद इसकी, अब ये गद्दी पर बैठा तो इसने अटैक किया, ग्वालियर को जीत कर अपने अधीन कर लिया। लेकिन वहाँ के राजा जो है विक्रमजीत को शमशाबाद की जागीर दे दी। मतलब वो जीत लिया और शमशाबाद की जागीर किसको दे दी, विक्रमजीत को। लेकिन एक बात हुई, और मालवा के को लेकर इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में घटोली की लड़ाई हुई। ठीक है, और ये घटोली की लड़ाई में महाराणा सांगा विजयी रहे, लेकिन कहा जाता है इनका एक हाथ कट गया और पैर जख्मी हो गया। ठीक, लेकिन इसमें उनकी विजय हुई। और 1524, मतलब सोचिए 6 साल बाद, अब आप ध्यान से देखिएगा, 6 साल बाद सांगा और इब्राहिम के बीच में एक और लड़ाई हुई, जिसमें फिर लोदी पराजित हुआ। तो आप एक कल्पना करिए, जिस व्यक्ति ने 2 बार एक व्यक्ति को हराया हो, उसको उस व्यक्ति को हराने के लिए तीसरे की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, जब ऑलरेडी 2 बार हरा चुके हैं। तो ये अफवाह, मैं बहुत सारे लोगों से कहानियाँ सुना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी ज्ञान है, कुछ जगह आपको मिल जाएगा कि महाराणा सांगा ने इनवाइट किया, कहीं से नहीं। महाराणा सांगा ने कहीं इनवाइट नहीं किया, वो खुद ही काबिल थे, और इतना जख्मी होने के बाद भी उनकी क्षमता थी कि इसको तीसरी बार भी हरा देते। ठीक है, और उसके बाद जो है था
बिहार में जो थे दरिया खां नुहानी थे और उनके पुत्र बहादुर खां, इन लोगों ने स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, स्वतंत्र अपने आप को बता दिया था। तो इब्राहिम ने पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी को सहायता के लिए बुलाया और दौलत खां ने सहायता नहीं की। अब जैसे दौलत खां लोधी जो है इसके चाचा लगता था, दौलत खां लोधी ने इसकी सहायता नहीं की, उसी ने बुलाया था। अब ये याद रखिएगा कि बुलाने वाला व्यक्ति दौलत खां था, ठीक है ना, न कि महाराणा सांगा। तो दौलत खान लोधी ने उसे बुलाया और 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ, इब्राहिम लोधी भी बहादुर था, इब्राहिम लोधी बहादुर था, भले 2 बार राणा सांगा से हारा, उतना बड़ा योद्धा नहीं था, लेकिन ये है कि ये भी बहादुर था। और इसकी मृत्यु जो है रणभूमि में हुई, ये लड़ते लड़ते ही मर गया। ये चाहता तो अपनी जान बचाकर भाग सकता था, लेकिन एक सैनिक की भांति लड़ा और वहीं ये मर गया, ठीक है ना, युद्ध स्थल पे। तो नेमातुल्ला ने कहा कि इब्राहिम लोधी ही एक ऐसा शासक था जो कि युद्ध स्थल पर ही मरा, भागा नहीं वहाँ से, ठीक है ना। और इब्राहिम लोधी आखिरी शासक था, इसके बाद मुग़लों के हाथ में चली गई, ठीक है। उसके बाद बाबर ने कैसे कैसे युद्ध लड़े, बाबर ने कहाँ कहाँ अटैक किए, 4 युद्ध उन्होंने लड़े, ठीक है ना। तो बाबर ने जब आया अटैक किया तो पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये 4 युद्ध लड़े। उसके बाद बाबर की मृत्यु हो गई, उसके बाद हुमायूं आया। तो हम जब ये मुग़ल सल्तनत पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये मुग़ल काल है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और मुग़ल काल से पहले बहुत सारे हमारे साम्राज्य हैं जिनके बारे में पढ़ना है। हमारे कश्मीर में क्या हुआ था, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, इसके अलावा मेवाड़ में क्या था, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मध्यकालीन भारत का मतलब ये नहीं होता कि केवल दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल, इतना ही मध्यकालीन भारत नहीं है। भारत इससे बड़ा था, भारत विस्तृत है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं है, मेरी जो क्लासेज हैं इसका पर्पज़ बस इतना नहीं है कि आपका सिलेबस एक कवर हो जाए। मेरा पर्पज़ है कि आप डिटेल्स में पढ़ें, आप एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ें और आपको पूरी कहानियाँ याद हों, ठीक है। आप जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तब आपको डिटेल याद रहेगा। और चूँकि मैं इतना डिटेल में लोधी वंश के बारे में नहीं बताऊँ, क्योंकि लोधी वंश में बहुत कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अगर आप लूसेंट वगैरह में देखेंगे तो 4 लाइन में लोधी वंश ख़त्म है। आपको बहुत कम लोग लोधी वंश के बारे में इतना डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। लेकिन इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बाद मुग़ल काल शुरू हो गया, ठीक है ना। तो मुग़लों के बारे में हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम अपने बाकी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इस तरह की क्लासेस आपको मिले, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप मेरी वीडियोज़ को, पुराने वीडियोज़ को देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। और आपकी कमेंट को देखकर थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलता है और उसकी ज़रूरत हमें पड़ती भी है, ठीक है। क्योंकि हम ये वीडियो बनाते हैं और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। जो डेटा मैंने लिखा है इसके रेफरेंस एल पी शर्मा हैं, और फिर हमारे पास यूजीसी नेट की हिस्ट्री की बुक है, उसके बाद दृष्टि की बुक है। कई सारे बुक्स का रेफरेंस लेके, एनसीईआरटी है, बहुत सारे बुक्स का रेफरेंस लेने के बाद हमने ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये क्लास की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।